अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक बार फिर आ गई हूँ कॉफ़ी विद राहत के न्यू एपिसोड के साथ। फ़ैशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और फ़ैशन क्या है? फ़ैशन के बगैर हम लोग कभी रह नहीं सकते। फ़ैशन एक सेल्फ एक्सप्रेशन का ज़रिया है जो इंसान की कल्चर, पर्सनैलिटी एंड सोशल ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। फ़ैशन सिर्फ कपड़ों तक ही महदूद नहीं है, ये इस बात को भी शेप करता है कि हम दुनिया के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। फ़ैशन वक्त के साथ इवॉल्व होता जा रहा है। ये इंसान की आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस में भी अहम किरदार अदा करता है। लोगों को एम्पावर करने में और यूनिक महसूस करवाने में फ़ैशन का एक अहम रोल है। ट्रेंड्स तेज़ी के साथ चेंज होते हैं, लेकिन फ़ैशन अक्सर पुराने स्टाइल्स को न्यू ट्विस्ट के साथ दोबारा सामने लाते हैं। फ़ैशन एक आर्ट भी है और एक स्टेटमेंट भी, जो सोसाइटी और सेल्फ आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में शेप करता है। आज आपकी मुलाकात मैं पाकिस्तान के एक ऐसे ही बहुत बड़े वेल नोन सेलिब्रिटी डिज़ाइनर से करवाने वाली हूँ, जो फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और साथ में एक एक्टर भी हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट दीपक परवानी से। अस्सलाम वालेकुम दीपक, कैसे हैं आप? वेलकम टू कॉफ़ी विद राहत। थैंक यू राहत फॉर इनवाइटिंग मी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दीपक। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के इतने दिनों बाद मिल के। काफ़ी टाइम बाद हम फेस टू फेस मिल रहे हैं, दूर से सही बट मिल तो रहे हैं। काफी साल हो गए हैं। आई मीन आप तो लगता है दोहा छोड़ के भाग गई और कनाडा पहुंच गई हैं। और किस जमाने में मुलाकात होती थी आपसे दोहा फैशन वीक पे, जो बिल्कुल। सीरीज पे, और आप तो बिल्कुल ही गायब हो गई। हाँ। नहीं बस नहीं, अब इंशाल्लाह आप लोग कनाडा तशरीफ़ लाइएगा ना सारे, अब यहाँ पर करेंगे। अब वो जो हमने वहाँ पे रंग बखेरे थे, अब वो हम यहाँ पर बिखेरेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड, ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, चलें ना दीपक, हम अपने टॉक शो का बाकायदा एक आगाज़ करते हैं फॉर्मल तरीके से। वैसे तो ज़ाहिर है आपको सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं आप। लेकिन मैं चाहूँगी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कब और कैसे आपका फ़ैशन इंडस्ट्री में आना हुआ? मेरा फैशन इंडस्ट्री में आना हुआ 1994 में, जब मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था। और मैं वहाँ पर एक बाइंग हाउस के लिए काम करता था। और मेसीज और जेसी पेनी और ये हमारे कस्टमर थे। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छे कपड़े मिले नहीं। तो मैंने अपने लिए अपने अपने लिए कपड़े बनाना शुरू कर दिए। और दोस्तों को पसंद आया, उन्होंने कहा हमारे लिए बना दो, और वहां से उसका वो आगाज हो गया। दिस वाज 1994। अच्छा, तो यानी अगर जी। आपने स्टार्ट किया तो मेल डिज़ाइनर के उस पर स्टार्ट किया, तो फिर ये फीमेल में कैसे आ गए? मेल डिजाइनर स्टार्ट किया था, उसके 3 महीने के बाद ही फीमेल कलेक्शन आ गई थी। बिकॉज मेरा ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो वेस्टर्न वेयर करने का था बनस्बतन हम्म। ईस्टर्न वेयर करने का। हम्म। तो उस जमाने में मैं जो कपड़े बनाता था वो सारे वेस्टर्न वेयर होते थे, एजी होते थे, ड्रेसेस और स्कर्ट्स और इस टाइप की चीजें। आप कह लें कि आई वाज द पार्टी बॉय ऑफ पाकिस्तान इन दोस डेज। सो आई मेड अच्छा। पार्टी क्लोथ। जी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि न्यूयॉर्क से आप पढ़ रहे थे, फिर आप पाकिस्तान आए। लोग तो पाकिस्तान से बाहर जाने की सोचते हैं और जब मौका मिल जाए तो कोई वापस नहीं आता। आपने हम्म। कैसे न्यूयॉर्क में पूरी पढ़ाई करके वापस पाकिस्तान आने का इरादा किया? मेरे ख्याल में क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भागना चाहते हैं वो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो वापस आ जाते हैं। और क्या कहूँ मैं। नहीं तो क्या हम प्यार नहीं करते? ये तो आपने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया। नहीं, it was मेरे लिए पाकिस्तान आना जाना या न्यूयॉर्क में रहना was a very normal thing. It was not a novelty. हुँ, um, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें तो पेरेंट्स ने वैसी दुनिया घुमा दिया था बचपन से। तो हुँ। वापस आना या वापस चले जाना और ना जाना, इतने सालों के बाद जब मैं सोचता भी हूँ तो वो बड़ा नॉर्मल था। एक अगर मैं जाना चाहूँ तो अभी भी जा सकता हूँ या वापस आ हुँ, सकता हूँ। हुँ। तो इट वाज वेरी नॉर्मल के क्योंकि हमारी समर वेकेशंस उस जमाने में हमें घुमाने के भी लेके हुँ, जाया जाता था। और नॉर्मल था। हुँ, हुँ। नहीं, बड़ी जी। अच्छी बात है अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना और बाहर की तालीम को लाके पाकिस्तान में यूटिलाइज़ करना बहुत जी। बहुत काबिल तहसीन है। तो जी। जी। फैशन इंडस्ट्री को आपने ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तानी फैशन मार्केट को किस तरह पाया, पाकिस्तानी फैशन को? जब 1994 में फैशन शुरू हुआ तो उस वक्त तो कुछ ज्यादा नहीं था। हुँ, ज्यादातर लोग अपने घरों से कपड़े बनाते थे। हुँ, उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं था कि फॉल विंटर स्प्रिंग समर या हुँ, सेल या टाइप की चीजें।
लोग ज़्यादातर ताजपुर चले जाते थे। यहाँ प्राइवेट जो औरतें घरों पे काम करती थी, तो फॉर्मली हमने उसको मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान का पहला डिज़ाइनर था जो रेडी टू वेयर, जिसने रेडी टू वेयर करना शुरू किया। और वाह। अच्छा एजी रेडी टू वेयर कि आप ऑफ द रैक उठा सकते हैं इसको। और यही हम्म। मेरा कॉन्सेप्ट आज तक भी रहा है। तो हम्म अगर उसको 1994 से आज 2025 में देखें तो दुनिया बदल गई है। और हम्म, अब आपने देखा पाकिस्तानी फैशन कितना डायनामिक है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ट्रेंड्स हैं उसके, बिल्कुल। मॉल्स खुल गए हैं, बहुत हम्म सारे डिजाइनर्स आ गए हम्म हैं, एंड इट्स एक्चुअली अ फिनोमिनल मार्केट। ट्रू। सो पहले पाकिस्तान में कोई फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल्स थे, या अब कितने इस तरह के स्कूल हैं जो लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग की एजुकेशन दे रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत स्कूल्स हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन है, AIFD है, इंडस है, आई थिंक इंडस वैली के पास एक प्रोग्राम है, वो भी फैशन करते हैं। बहुत सारे 8 10 15 स्कूल्स हैं अब, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से ग्रेजुएट भी कर रहे हैं। हम्म। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो हमारे ज़माने में टेक्सटाइल डिज़ाइनर को जॉब नहीं मिलती थी। अब वो हम्म ज़माना है कि आप अच्छा टेक्सटाइल डिज़ाइनर नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। सो ये बताएं दीपक, कि जैसे फैशन इंडस्ट्री में आपने काम किया, बहुत किया। आपकी बिल्कुल इनिशियल डेज में आपने कौन सी कलेक्शन से स्टार्ट किया था? रेडी टू वेयर, प्रेट वेयर, कट्योर, कौन से आपकी फर्स्ट जो कलेक्शन थी वो कौन सी कलेक्शन थी? आई थिंक 30 सालों में अगर मैं देखूं तो अम, इतनी कलेक्शंस मुझे तो अब याद भी नहीं है, लेकिन पहली जो कलेक्शन हर इंसान को याद रहती है वो मेंसवेयर की कलेक्शन थी। और उसका जो मैंने हैंड पेंटेड शर्ट्स की थी जो कि एक आर्टिस्ट के ऊपर, बॉटिचेली के ऊपर बेस्ड थी, द हम्म राइजिंग ऑफ द वीन, क्रिएशन ऑफ एडम। तो मैं हम्म हमेशा आर्ट से इंस्पायर्ड रहा हूँ, और ज्यादातर कलेक्शन जो बनती हैं वो आर्ट के इर्द गिर्द भी बनती हैं। फिर मैंने एक अवार्ड विनिंग कलेक्शन की उसके बाद फ्रीडा कालो के ऊपर, जो कि फ्रीडा की किताब में भी छपी, एसोलाइन ने प्रिंट किया न्यूयॉर्क में उसको, हम्म उस ड्रेस को जो उस किताब में था। उसके बाद फिर हमने एक और कलेक्शन की, फ्लाइट्स ऑफ फैंसी, जो मिलान में किताब में छपी। तो अ, मेरी कलेक्शंस हमेशा समहाउ आर्ट इंस्पायर्ड या वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन इंस्पायर्ड रही हैं। हम्म। मेरी जो अम्मा है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और बहुत इंक्रेडिबल पर्सनालिटी है। तो अच्छा। वो भी रही है हमारी इंस्पिरेशन जब मैं डिज़ाइन माशाल्लाह। करता हूँ। जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपने उस ज़माने में भी फैशन देखा जब कोई डिज़ाइनर्स नहीं थे, और अब उस वक्त की फैशन इंडस्ट्री में और आज की फैशन इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? भाई उस जमाने में तो ये भी क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये लाल शर्ट बनाता है और पीली शर्ट बनाता है। आज के जमाने में आप सारे रंग पहनते हैं। सही है। सही है, सही है। अच्छा, पहले तो ज़ाहिर है फैशन को सस्टेन करना, क्योंकि मार्केट उस तरह की नहीं थी, मुश्किल था। अब हम्म, आजकल के आने वाले डिज़ाइनर्स जो हैं, वो हम्म। किस तरह से आते हैं, और उन्हें क्या वो उसी तरह, यानी प्रिविलेज मिलता है कि वो फ़ौरन छा जाएँ इंडस्ट्री पे, या उन्हें अपने मेहनत करनी पड़ती है अपना एक मुकाम बनाने के लिए? क्योंकि अब सिंस नहीं नहीं, अब नंबर ऑफ तो डिज़ाइनर्स बहुत हैं। मेरे ख्याल में अब तो उनको उनके लिए और आसान हो गया, बिकॉज सोशल मीडिया आ गया है और हुँ, एक ग्लोबल एक्सेस आ गया है कि हुँ, वेबसाइट बना सके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया हुँ, पे अपने आप को डाल हुँ, सके। हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था। हमारे ज़माने में तो रोटरी वाला फ़ोन था, तो उससे हम डायल करते थे एक दूसरे को। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर टैलेंट हो हुँ, और क्या कहते हैं, अगर इंडिविजुअल और टैलेंट हो जो कि आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करे और हुँ, आपके डिज़ाइन यूनिक हो, तो फिर तो दुनिया आपको यूं पकड़ती है। हुँ, ओके, आपका एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं आप लोग। हुँ। आजकल फैशन इतनी जल्दी-जल्दी चेंज होता है। हम्म। कैसे इसको, यानी कैसे कोप अप करते हैं? कि आपने एक कलेक्शन बनाई, फिर कोई फॉरेन डिफरेंट नया फैशन ट्रेंड आ गया, निकालता कौन है? ये कहाँ से चेंज होते हैं? देखिए, जो पहली वाली आपने बात की उसको कहते हैं फास्ट फैशन, राइट? हुँ, मैं उसको कहता हूँ डिस्पोजेबल फैशन। बिल्कुल। जो दूसरी जो आपने बात कही कि ट्रेंड्स कहाँ से निकलते हैं, ट्रेंड्स तो डिजाइनर्स ही निकालते हैं, ठीक है। हुँ, दुनिया ही ऐसी है कि दुनिया जो है अब वो फास्ट फैशन की तरफ जा रही है। आप लोगों का आना जाना, बाहर जाना ज्यादा हुँ, हो गया है, तो आपको हुँ, ओकेजन्स के लिए भी ज्यादा कपड़े चाहिए। हुँ, ओके। हम एक जमाने में हम अगर फैशन को देखते थे तो उसमें कुट्योर वेयर आ जाता था या ट्रेडिशनल वेयर आ जाता था, तो उसमें आप कहते थे कि यार ये जोड़ा जो है बेटी के लिए संभाल के रखना है, ठीक हुँ, है ना, और ये इतने साल इतने पैसे खर्च किए हैं।
अब वो जमाना नहीं रहा, फास्ट फैशन है, बेटी ने पहना और उसको 6 और पहनने हैं अगले हफ्ते। तो टाइम्स हैव चेंज्ड। अगर टाइम्स चेंज हुए हैं तो मैं फैशन में कहावत हमेशा कहता हूँ कि यू ओनली एज गुड एज योर लास्ट कलेक्शन। ओके, एंड योर लास्ट कलेक्शन वाज ओनली 3 months अगो। जबरदस्त। तो ओके, तो वो कंपटीशन तो है। जो जो उसको सस्टेन कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, वो रहेगा। और फिर बाकी जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दीपक, एक साल के अंदर, क्योंकि आप, मुझे पता है आप लॉन वेयर पे भी काम करते हैं, रेडी टू वेयर लॉन पे भी करते हैं, ईद की कलेक्शन भी आ रही है, रमदान की भी आ रही है, ब्राइडल की भी आ रही है, फिर आपकी कटियोर भी आ रही है, प्रेड भी है। तो एक साल के अंदर कितने कितने कलेक्शन है, किस तरह होता है ये, किस तरह मैनेज करते हैं? आप मैनेज करते हैं, आपके पास टीम्स हैं, आपके पास काम हम्म। करते हैं लोग, हम्म। आपके पास एक विजन होता है। अब हम्म। अगर करंट हम देखें तो कितनी कलेक्शंस आती हैं। स्प्रिंग समर हो गई, फॉल विंटर हो गई, हम्म। प्री फॉल हो गई, ब्राइडल हो गई, छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई। बिल्कुल। राइट, और उसके बीच में आप फेस्टिव कलेक्शन भी निकालते हैं या थोड़ी सी वेस्टर्न वेयर कलेक्शन भी निकालते हैं। बिल्कुल। ट्रेंड के ऊपर कफ्तान ट्रेंड में है या स्कर्ट ट्रेंड हम्म। में है या कुछ। हम्म। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 8 कलेक्शंस आती हैं साल की। हम्म। और एक एक हाँ, कलेक्शन जो है उसके दरमियान आई थिंक 2 to 3 months का ही गैप होता है, 2 months का। 3 महीने से ज्यादा का, 2 महीने का ज्यादा गैप नहीं होता। बिकॉज आप हर चीज को रमजान और फिर उसके बाद शादी सीजन के ऊपर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर पिछले साल रमजान अप्रैल की तरफ था, तो अब वो फरवरी में आ रहा है, मार्च में आ रहा है एक्चुअली। तो हम्म। रमजान शुरू हो रहा है फरवरी में, उससे पहले आप दिसंबर में दिखा रहे हैं, दिसंबर की कलेक्शन या विंटर कलेक्शन दिखा रहे हैं। हम्म। जिसमें सर्दी के हिसाब से वेलवेट आ जाता है, या हम्म। में चले इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन आपके पास तो सर्दी है, लाहौर में सर्दी है, इस्लामाबाद में हम्म। सर्दी है। तो हम्म। वो जैसे खत्म होंगी उसके बाद ईद, वो ईद आ जाएगा। ईद जैसे खत्म होगा, फिर ईद के बाद जो शादियां आती हैं वो खत्म, वो आ हम्म। जाएंगी इस दफे। तो उसके हिसाब से शादी का जो सीजन भी है, जो बड़ा सीजन होता है, वो भी शिफ्ट कर रहा है इस तरफ हर साल। हम्म। हम्म। क्योंकि ज्यादातर तो लोग जो है, उनकी छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, तो वो उनके जो रिश्तेदार हैं बाहर से जो आते हैं, तो उसके हिसाब से भी सीजन चलता है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में इस साल पूरा सीजन जो है फरवरी मार्च अप्रैल मई तक चलेगा, जब तक हम्म। जून जुलाई की गर्मी ना आ जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ, जून जुलाई में थोड़ा वो हो जाता है, लो हो जाता है। तो एक जी। जो भी डिज़ाइनर या कलेक्शन जो भी बनता है, जोड़ा या ब्राइडल, आइडिया कंसीव होने से लेके प्रोडक्शन तक उसका, यानी बिल्कुल तैयार हो जाए, कितना टाइम लगता है उसमें? 3 हफ्ते से 3 महीने। 3 हफ्ते से 3 महीने। 3 हफ्ते किस में लगते हैं और 3 महीने किस में लगते हैं? 3 हफ्ते उसकी सैम्पलिंग में रखते हैं, इनिशियल सैम्पलिंग में। बिकॉज जब आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, हम्म। तो उसमें आप पूरा तैयार नहीं करते, एक पैनल तैयार होता है उसका। हम्म। फिर आप उसको कहते हैं कि हाँ, इसको प्रोडक्शन में जाने दो। तो हम्म। वो 3 महीने लगते ओके। और ब्राइडल हैं। वेयर, अगर एक ब्राइडल जोड़ा जो है उसमें कितना टाइम लगता है आपको बनाने में, अगर जैसे कस्टमाइज्ड जी। बना रहे हैं किसी की उस पर? अगर अगर आप लाइट बना रही है तो मिनिमम 1.5 महीना, और हैवी बन रहा है तो 3 महीने। अच्छा। अच्छा, ठीक जी। है, ज़बरदस्त हो गया। कभी ऐसा कोई कस्टमर मिला, ऐसी कोई दूल्हा या दुल्हन जिसके लिए उसने ही अपनी शादी के लिए 2-3 दफ़ा आप लोगों से डिज़ाइन करवाया हो? जो मेरे उससे 2-3 शादियां की हो। समझ गया आप मेरा मतलब। भाई ऐसे होते हैं, दूल्हा ज्यादा आते हैं, दुल्हने कम। अच्छा, दूल्हा ज़्यादा आते हैं। सही है, सही है। ठीक है ना? किसी तो भी इनफैक्ट मेरे कलेक्शन। पास हाँ, हाँ, बोलें। बड़ी मजे की कहानी है। वो एक दूल्हा थे, वो उनकी पहली शादी हुई, हमने काफी भारी शेरवानी बनाई थी। फिर वो वापस आए तो मैंने कहा ऑल्टर करवा लो, तो कहते नहीं बना दो। तो मैंने कहा हल्की पहन लो, कहते नहीं, दूसरी शादी है उससे ज्यादा भारी पहनूंगा। फिर उनकी तीसरी शादी हुई, तो मैंने कहा पिछली वाली ऑल्टर करवा लो, इसे नहीं, इससे भी भारी पहनूंगा। ओह तो हाँ, माय वैसे गॉड! भी आते हैं। हर शादी पे उनका इंतकाम बढ़ता गया, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा, बढ़ता इससे क्या होता ज़्यादा। है। बिल्कुल। ज़बरदस्त, सही है। अच्छा, दीपक, आप सिंस फैशन इंडस्ट्री में हैं, डिज़ाइनर हैं, मैंने बहुत सारे फैशन शोज़ में भी आपको देखा है पाकिस्तान के। उसमें आपका क्या मेजर रोल है? क्या करते हैं आप उसमें? अभी तक तो, अब तो फैशन शोज होना बंद हो गए हैं, बट कोविड से पहले आई वाज द चेयरमैन ऑफ फैशन पाकिस्तान काउंसिल। तो हुँ। वो हम 13 साल से जो फैशन वीक से, पाकिस्तान फैशन वीक, वो मैं ही मैनेज कर रहा था। अच्छा। जी। तो एक एक डिज़ाइनर को फैशन शो में जब पार्टिसिपेट करता है, उसको उसका क्या गेन होता है? य बहुत बड़ा गेन होता है, उसको ऑडियंस मिलता है, उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है, सारा हुँ। प्रेस मिलता है, मीडिया मिलता है, उसको हुँ। दूसरे सीनियर डिजाइनर से मिलने को मिलता है, उसका प्लेटफॉर्म लॉन्च,
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है जिसपे वो लॉन्च होता है। अगर वही हम्म प्लेटफॉर्म वो कहीं और बनाने जाए तो उसको बहुत साल लगेंगे। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, क्योंकि सिंस मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, आपको भी पता है कि बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स हेजिटेट होते हैं कि नहीं नहीं, हमें फ़ैशन शो में नहीं पार्टिसिपेट करना। तो उनको पता होना चाहिए कि अगर वो फैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें इसके क्या एडवांटेजेस एंड क्या बेनिफिट्स हैं। बट डिसएडवांटेज ये भी हो सकते हैं ना कि कलेक्शन पावरफुल ना हो, इसे डरते होंगे पार्टिसिपेट करने से। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा दीपक, ये क्या वजह है कि जो रैम्प की जो कलेक्शन होती है वो हम्म। आप रैम्प पर ही पहन सकते हैं, वो उसमें से बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो आप डेली उसमें नहीं पहन सकते, कहीं इवन पार्टी में या कहीं उस तरह की, वो बिल्कुल डिफरेंट क्यों होती है इस तरह। आई थिंक वो डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत डिजाइनर्स उन्हें बहुत ही ईस्टर्न वेयर दिखाते हैं। तो अगर आप बंटो आपस से कह दें कि आप फैशन शो कर दें तो उनके तो कपड़े वही होंगे जो वो बनाती हैं। हम्म फॉर एग्जाम्पल या नीलोफर शाहिद है या बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स जो हम्म ट्रेडिशनल ईस्टर्न करते हैं, हम्म तो वो अपनी अपनी आइडेंटिटी से या अपने कपड़ों से नहीं हटते। ठीक है, जो हम्म यंग डिजाइनर्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिनको शौक होता है, वो रैम कलेक्शन दिखाते हैं। हम्म तो हम सबको एक डब्बे में तो नहीं डाल सकते। हर किसी का हम्म अपना अपना क्रिएटिविटी का लेवल है। हम्म सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ये जो एक नया ट्रेंड, अक्सर मैंने इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म देखा है कि फैशन शोज़ में लड़कों को वो लड़कियों टाइप के लाइक ड्रेसअप किया हुआ है, बीच में ये ट्रेंड चला था जिस पे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है। तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि वो कौन सा ट्रेंड था, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो कोई भी बंदा उस तरह के कपड़े नहीं पहनता। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई ट्रेंड हमने नहीं देखा सच, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नजर आते हैं। लाइक आई सेड, एक इंडिविजुअल डिजाइनर की अपनी क्या कहते हैं कॉल है कि हम्म वो, जैसे फैशन एक ब्लैंक कैनवस से आप उसमें कुछ भी लिख दें वाइट टी शर्ट की तरह। तो हम्म अगर वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या एक्सप्रेस या कुछ दिखाना चाह रहे हैं या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वही तो खूबसूरती है फैशन की कि वो कोई मैसेज दे सकते हैं। आज हम्म अगर अगर फलस्तीन एक टॉपिक है तो आप कल फलस्तीन पे कलेक्शन बना दें। ओके, बिल्कुल। राइट। तो यही तो काम है फैशन डिजाइनर का कि वो कुछ हम्म भी एक्सप्रेस कर सकता है। अगर हम्म आप 90s को देखें, अर्ली 90s को देखें, जॉन पॉल गोटिए की कलेक्शंस देखें, तो वो मैडोना के ऊपर बड़ी इंस्पायर्ड होती थी। बड़ी वियर्ड बिल्कुल किस्म, वियर्ड, बड़ी क्रिएटिव कलेक्शंस थी वो। अब कुछ लोगों को पसंद आएंगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी फैशन की यूनिकनेस क्या है। कि वो पाकिस्तानी है। वो तो है, उसके अलावा उसमें कौन सा ऐसा कंटेंट शामिल है जो पाकिस्तानी फैशन को इंटरनेशनल फैशन से अलग करता है। पाकिस्तानी फैशन जो है वो उसकी जो आउटलुक है या जो पाकिस्तानी औरत पहनती है वो बहुत ही हम्म एक स्लिक फैशन, मैं कहूंगा कि उसको बड़ा स्मार्ट किस्म का फैशन है वो। ठीक है ना, वो इतना ज्यादा इंटरनेशनल फैशन से इंस्पायर नहीं करता, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। um, अगर हम पाकिस्तान में अफेक्ट भी देखें तो, अगर हम लेट्स से अगर 1970s लेते हैं, 1980s भी लेते हैं, तो जो इंस्पिरेशन पाकिस्तान की है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे पीआई का पहला यूनिफॉर्म जो है वो हार्डी एमएस ने डिजाइन किया था, जो कि हम्म क्वीन ऑफ इंग्लैंड के डिजाइनर थे। फिर हम्म जो पीआई का दूसरा यूनिफॉर्म आपका है वो पियर कार्डियन ने डिजाइन किया था। हम्म ठीक है, तो वो भी बड़ा एक इंटरनेशनल डिजाइनर थे। उस जमाने में बहुत सारे मडाम कारवैन के शो होते थे, हम्म पाकिस्तान में बहुत फैशन होता था हम्म 70s से पहले, ये मैं हम्म कहूँगा। ठीक है, फिर आपके पास डिजाइन मिनिमलिस्ट डिजाइनर्स आई, माहिन खान जैसी डिजाइनर्स हैं, और हम्म बहुत सारे डिजाइनर थे जो इंटरनेशनल फैशन से अपनी इंस्पिरेशन लेते हुए एक मिनिमलिस्ट फैशन की उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक ट्रेल ब्लेजर के आगे के तौर पे वो उसको आगे लेके गए, जिसमें ट्रेडिशनल फैशन का कोई वास्ता नहीं था। हम्म um, आज अगर हम पाकिस्तानी फैशन को देखते हैं तो बहुत स्मार्ट है। उसमें हम्म स्मार्ट पैंट, स्मार्ट टॉप, स्मार्ट स्मार्ट आई वुड कॉल हम्म इट। वो धब्बा भज्जा फैशन नहीं है। ठीक है ना। हम्म और अगर हम उसकी आउटलुक भी देखें, अगर हम प्रिंट ऑन प्रिंट निकाल दें सपोज हम्म दुपट्टे के साथ, तो बाकी फैशन तो बहुत ही अमेजिंग है। वो दुनिया हम्म में कहीं भी आप पहन के चली जाएं वो इंटरनेशनल लगता है। हम्म। क्या सारे ट्रेंड्स एंड फैशंस जो भी आते हैं सबको करने चाहिए, हर फैशन हर एक के लिए वो होता है या हर पर्सनैलिटी के लिए अलग होता है। ये हर पर्सनालिटी के लिए अलग होता है, हर किसी की अपनी अपनी मार्केट्स होती हैं। कोई लो मार्केट्स को ट्रीट करता है, कोई अवामी मार्केट को ट्रीट करता है, कोई हाई एंड मार्केट को ट्रीट करता है, हम्म कोई अपने अपने कस्टमर्स हैं, अपनी आइडियोलॉजी है। हर कस्टमर हर मार्केट्स तो नहीं खरीद सकता।
ठीक है। हम्म, जैसे मैं अगर डिजाइन करता हूँ तो मैं एक मिनिमल डिजाइनर हूँ, मेरी एम्ब्रॉयडरी कम होती है, मेरे मेरे गले छोटे होते हैं। मैं हम्म, कट पे ज्यादा बिलीव करता हूँ बनस्बत एम्ब्रॉयडरी पे। कोई और हम्म, डिजाइनर होगा वो एम्ब्रॉयडरी ज्यादा करता होगा। तो हर हम्म, किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी और कस्टमर्स के हिसाब से आप केटर करते हैं। जी। बीइंग अ कस्टमर, अगर बीइंग अ कस्टमर लाइक जो भी फैशन आता है, क्या हमें ये देखना चाहिए कि हम पे सूट करता है या नहीं करता, और जो भी फैशन है बस वो हम अपना लें? नहीं नहीं, आपको देखना चाहिए कि फैशन आपके ऊपर क्या सूट करता है, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से। ओके। हम्म, अब इतना भी क्या कहते हैं, गाय बनने की जरूरत नहीं है कि आप चलती भी जाएं। इंसान को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चीज खरीदनी चाहिए जो हम्म, आपके ऊपर खूबसूरत लगे और आपको निखारे। बिल्कुल। आपका कोई सिग्नेचर डिज़ाइन है जो सारा साल यानी लोग ख़रीदना चाहते हैं, आपके कस्टमर्स को पसंद है? मैं तो सारे डिजाइन कस्टमर्स को पसंद है, मैं तो वो तो पागल हो सारे रहा होता पसंद हूँ। है, वो तो मुझे पता है, लेकिन कोई ख़ास सिग्नेचर डिज़ाइन है कि नहीं? जो हमारी एक रॉसल कलेक्शन जो आती है वो बहुत मिनिमल है, और उसमें दुपट्टा नहीं होता, वो टू पीस होती है, उसमें पैंट शूट्स हैं, लॉन्ग शर्ट्स हैं, हुँ, ट्राउजर्स हैं। वो एक बड़ी इंटरनेशनल फील है उस कलेक्शन की, आप दुनिया में उसको कहीं भी पहने हुँ, वो ये नहीं लगती कि पाकिस्तान से आई है। हुँ, हुँ, हुँ। वैसे तो दीपक, आप खुद बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आप उनका रोल मॉडल हैं। बट क्या जी। आप भी किसी इंटरनेशनल या किसी पाकिस्तान के किसी डिज़ाइनर से, उनके काम से इंस्पायर हैं? आई थिंक अगर इंटरनेशनल में किसी काम से इंस्पायर्ड हूँ तो इट वुड बी, या इनफैक्ट था, वुड बी ईसन लोरों ऑफ कोर्स एक अपने ज़माने में, और जॉन गैलियानो ने जो काम किया था क्रिस्टियन डियोर के लिए, और टॉम फोर्ड ने जो काम किया था गुची के लिए, फिनोमिनल। जो उनके 10-10 साल हैं और जो उन्होंने ब्रांड्स को टर्न अराउंड किया है, इट्स ट्रूली इंस्पिरेशन। वो ब्रांड्स आज जहाँ पर भी हैं वो इन डिजाइनर्स की वजह से। अच्छा, अच्छा, ओके, ऑलराइट। फैशन फैशन शोज़ के हवाले से, दुनिया में हम्म। कहाँ-कहाँ आप फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? मैं तो दुनिया में हर जगह पार्टिसिपेट कर चुका आई हूँ एम श्योर एक्सेप्ट कैनेडा। बहुत सारे फैशन शोज़ में आप कर, सबसे अच्छा उनमें कौन-सा आपका कोई फ़ेवरेट है, जहाँ पे आपको मज़ा आया हो, बार-बार गए हों? होता है ना, कोई ख़ास फैशन शो होता है, कभी आपको मज़ा आया उस जगह पे? आई थिंक बात मजा की नहीं होती, बात होती है कि जो आपको एक्युलेट्स या जो इज्जत मिलती है। हुँ, मिलान फैशन वीक में जब मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी तो एक फख्र की बात थी, पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात थी। डेफ़िनेटली। अ, फिर बल्गेरिया में मुझे आई गॉट द हुँ, 6 मोस्ट इनोवेटिव डिजाइन हुँ, इन द वर्ल्ड का अवार्ड, जो कि कैमरा मोडा में ने दिया था, और हुँ, वो अवार्ड मुझे बल्गेरिया में उनके नेशनल म्यूजियम में दिया गया। दैट वाज अ वेरी ज़बरदस्त। एक बड़ा वो था, मुकाम था एजाज का। जब मैंने अपनी एक कलेक्शन थी, मैंने लंदन में हाई कमीशन में दिखाई थी, जब मलिया लोधी एम्बेसडर थी, उस हुँ, जमाने की ये बात। मुझे भी याद है वो कलेक्शन 17 मिनट में खत्म बिकी थी, 17 मिनट। और हम कभी नहीं वाह! भूलेंगे कि वो, तो इस टाइप की चीजें आपको याद रहती हैं। ठीक है ना, हुँ, कि जब आप उसको सोचते हैं, जब आपने मर्सिडीज फैशन वीक किया था दोहा में, दैट वाज हुँ, आल्सो एन एक्सपीरियंस, बड़ा प्राउड मोमेंट था कि जी मर्सिडीज जो है वो स्पॉन्सर कर रही है दोहा का फैशन वीक। उस जमाने में फैशन भी नहीं था दोहा में, आपको याद होगा। जी, जी, तो बिल्कुल। यू नो स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू रिमेंबर, जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था चाइना में मुशर्रफ साहब के साथ, एंड उस पे आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशन, द चाइनीज प्रीमियर केम एंड कांग्रेचुलेटेड मी। वो भी एक अपने एक जमाने में एक बड़ा एहसास की बात थी। ऐसे तो हुँ। मोमेंट्स होते रहते हैं बहुत सारे। अब 20 सालों में इतने फैशन शो हो गए, इतने मुल्क घूम लिए कि अब याद भी नहीं रहता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी आपने सोचा कि इतना कुछ कर लिया, कभी उससे थकावट महसूस की, या स्टिल वही वही वाली एंथुसियाज़्म है, वही डेडिकेशन है, वही मोटिवेशन है? मैंने क्या कहा आपको, जो ओनली एज गुड एज योर लास्ट कलेक्शन, एंड योर लास्ट कलेक्शन 3 months ago। फिर मैं आजकल ड्रामों में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, मुझे मजा आता है ड्रामा करने में। मैं उस पे भी बात बड़ा करेंगे उस। मैं बड़ा थेरेप्यूटिक फील करता हूँ अच्छा, ड्रामा करते हुए। जी। कितने ड्रामों में किया है काम दीपक अब तक? हमें तकरीबन 10 से 12 ड्रामों में। अच्छा, कौन-कौन से ड्रामे? मेरे पास पास कदूरत, um, ये तो होना ही था, सौतेली, कर्जे जान, अभी कौन सा चल रहा है, जमा तकसीम, अभी एक और आने वाला है, उसका नाम है सांवल यार पिया। हाँ, इसकी मैंने um, काफ़ी तारीफ़ सुनी है, जो चल रहा है सांवल यार पिया की। जी 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 जी। मैं देखती तब हूँ जब पूरे आ जाए ना, तो फिर यूट्यूब पे बैठ के एक साथ देखती हूँ, तो इसलिए हाँ अभी हम नहीं भी यही देख रही। करते हैं, मैं भी
तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा जब पहले ख़त्म होने दो, जब ख़त्म हो जाएगा ना फिर देखूंगी। आपको अपना कैरेक्टर कौन से ड्रामे में सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? क्या कैरेक्टर था ये भी बताएं मुझे। आई थिंक क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सीरियसली एज अ ड्रामा एक्टर बनने का, और मैंने जो भी रोल किया हर 2-3 सालों के बाद किया, तो इतना हम्म। एज एन एक्टर मैं रजिस्टर नहीं हुआ उस जमाने में। लेकिन जो मेरा पहला प्ले था, मेरे मेरे पास पास, दैट वाज अ मैसिव एंड अ ह्यूज हिट। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था मेरा। वो एक फादर है जो कि यंग फादर है जो कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम अबॉर्शन करवा लो। उस जमाने में उस टाइप के ड्रामे नहीं बनते थे। अच्छा। ओके। और और वो बड़ा स्कैंडलस भी था, और एक न्यू एज किस्म का ड्रामा था। लेकिन सोशल अभी जो इशू मैंने पर रोल था। सोशल इशू पे था। हम्म। अभी जो मैंने जो किया, जो कर्जे जान, जिसमें मैं एक प्रॉपर्टी डीलर स्कैमर टाइप का हूँ, और मैं और मेरी माँ सकीना समोजी हमसे लोगों की प्रॉपर्टीज हड़पते हैं। आई अच्छा। थिंक दैट वाज एंजॉय किया आपने उसमें? बहुत मजा बहुत मजा आया। अच्छा। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट रोल्स आई हैव डन, ऑफ दिस सिनिस्टर ताया अबू टाइप रोल। अच्छा, अच्छा। तो आना कैसे हुआ एक्टिंग की तरफ अचानक से, जब आप ऑलरेडी इतना 100% डेडिकेटेड थे, बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे अपने काम के साथ, तो एक्टिंग की तरफ कैसे आपका आना हो गया? अचानक हुआ या आपको था शौक? नहीं, मुझे कोई इतना खास शौक नहीं था, बट 20-22 साल पहले जब मेरे पास पास हुआ था, तो उस वक्त सिद्दीकी सुल्ताना आपा ने मुझे इनकरेज किया था कि हम्म। तुम्हें ये ड्रामा करना चाहिए। तो मैंने कहा आपा कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो हम्म। एक्टर नहीं हूँ। शी सेड ट्राई इट, आई थिंक हम्म। तुम पे बहुत सूट। और वो एक स्टंट था, जो वो एक ड्रामा था जो मैंने कर लिया। देन फिर काम की वजह से आई वाज वेरी बिजी, सो मैंने कुछ नहीं हम्म। किया। तो हर 2-3 साल के बाद कहीं से किसी का फोन आ जाता था कि सर ये रोल बड़ा अच्छा है, प्लीज आप जरा ट्राई करके देखें, आपको बड़ा सूट करेगा। तो आई वुड अच्छा। डू इट, हम्म। जस्ट फॉर द हेक ऑफ। एंड मैं इतना सोचता नहीं था उस बारे में कि यार मैं एक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, और कि मैं फ्री भी होता था। प्लस आई लाइक आई सेड, मुझे वो बड़ा थेरेप्यूटिक लगता था कि सेट पे जाके बैठ जाओ और भाई चाय ले आओ, कपड़े हम्म। इस्त्री कर दो, अच्छा शॉट रेडी है, अच्छा मैं आ जाता हूँ, हम्म। बिकॉज I've never really worked for someone. I've always worked for myself. Um, हम्म। so it was just nice कि मैं वहां बैठा हुआ ऑर्डर किसी और से ले रहा हूँ। तो हर जबरदस्त। 2-3 साल के बाद वो फिर मैंने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया उसको। हम्म। और इस साल आई थिंक पिछले साल में मैंने 3 ड्रामे एक साथ किए। उसमें एक बुशरा अंसारी के साथ भी था, पिछले साल का ईद प्ले, वेरी फिल्मी, अच्छा। जहाँ हम कॉमेडी कर पहली बार। सो वो भी बड़ा मजे का था। तो एक हम्म। तरह से मुझे लगा कि आई कैन डू कॉमेडी ऑल्सो, एंड आई कैन डू सीरियल ऑल्सो, सीरियस एक्टर ऑल्सो, एंड आई कैन बी अब रोमांटिक हीरो तो खैर नहीं हो सकता अभी 20 सालों के बाद, वो तो बीस नहीं साल नहीं, क्यों पहले नहीं था। हो सकते हैं अरे रोमांटिक बाप हीरो खत्म भी। हो गया अब रोमांस हो सकता है, रोमांटिक हीरो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हो सकते हैं। मैं बनाऊंगी वो वाला ड्रामा जिसमें आपको लूंगी हीरो। चलो तो थैंक यू। तो मतलब चलता रहा वो किस्सा, एंड अब मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो 30 साल 31 साल के बाद डिजाइनिंग बिकम्स वेरी इजी, टीम्स अपनी जगह पे हैं। बिल्कुल। आप उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जब पहले एक बिजनेस सेट है, एक स्ट्रक्चर हम्म। है, उसका एक सीईओ है, तो मुझे टाइम हम्म। मिल जाता है। आई एंजॉय डूइंग ड्रामास। आई थिंक अब आपकी टीम को ऑलरेडी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, उनको आपकी समझ आ गई है, वो सारा हर चीज़ फ्लो में चल रही है, तो अब आपके पास टाइम है। बिल्कुल तो बीइंग अ बिल्कुल। डिज़ाइनर आपने शुरू में चैलेंजेस फेस किए थे या बहुत स्मूथली हर चीज़ हो गई थी, या अब नहीं चैलेंजेस आ गए हैं क्योंकि अब इतना कंपटीशन हो गया है मार्केट में? भाई, कंपटीशन ना होगा तो मजा कैसे आएगा। ये तो है, ये तो है। हाँ, चैलेंजेस पहले भी थे, चैलेंजेस अब भी हैं। आई थिंक चैलेंज तो एक इंसान की जिंदगी का एक ड्राइवर होता है। हम्म। मैंने हमेशा एक छोटी सी एग्जांपल दी है जिंदगी में कि यू मस्ट नो हाउ टू फॉल बिफोर यू कैन लर्न हाउ टू फ्लाई। ओके, हम्म। अगर कुछ गिरोगे नहीं बेटा तो सीखोगे बिल्कुल कैसे। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो और ठोकरे खाते ही इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो चैलेंजेस उस वक्त भी थे, एक नेसेसन इंडस्ट्री में जो कि छोटी थी, और उसको आगे लेके जाना था। चैलेंजेस अब भी हैं, हम्म। क्योंकि कॉन्स्टेंटली प्रेशर आपके ऊपर और बढ़ता जाता है हर हम्म। महीने कि यार इससे बेहतर कलेक्शन बनाओ, इससे बेहतर बनाओ, इससे बेहतर बनाओ। हम्म। तो मैं एक्चुअली एंजॉय करता हूँ, आई आई लव चैलेंजेस। हम्म। तो मैं उसको उस हिसाब से नहीं देखता कि यार कंपटीशन ज्यादा हो गया है या बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि
टैलेंट जो होता है ना, हम्म, वो चीज हार के खुद ही अपने आप को दिखा देता है, बिल्कुल सही फिर कह कोई रहे कोई भी हो। हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती चली जाती है ना, और फिर लोगों के लिए क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है। वो ये नहीं देखते बट कि उसके पीछे कितनी। क्या कहते हैं उसको, हमारी अपनी खुद के साथ ही एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग तो बाद में लाइन में खड़े हो तो अच्छा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, कि जो हमें डिलीवर करना है बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और हर बार यही कोशिश होती है कि पिछले से अच्छा नया लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। दीपक, हम चल रहे हैं अपने एंड। हमारा हमने बातें करते करते पता नहीं चला, हमारे ऑलरेडी टाइम आखिरी की तरफ आ रहा है हमारा। तो मैं चाहूँगी कि नए आने वाले डिज़ाइनर्स के लिए भी आप कुछ उन्हें मैसेज दें, देखने वाले पब्लिक को भी बताएं। अरे मैं डिजाइनर्स को इतना मैसेज नहीं दूंगा जो मैं पब्लिक को दूंगा। ठीक है। जिंदगी एक ही होती है, बड़ी छोटी होती है। बिलीव इन योर ओन ड्रीम्स, क्या कहते हैं, ख्वाब आते ही हैं पूरे होने के लिए। सारे तो नहीं पूरे हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल, कोशिश करें कि वो ख्वाब जो है आपकी, वो उनकी ताबीर हो और आप आगे बढ़े जिंदगी में और खुश रहें। ठीक है, हर चीज जो है वो मैं ये भी कहूंगा कि हर चीज पैसा बनाना नहीं होती, लेकिन बिल्कुल। खुशी इंसान की बहुत बड़ी चीज होती है। अगर पैसा और खुशी एक साथ बन रहे हो तो क्या बात, फिर तो मज़ा दुबाला है। फिर तो मजा दोबारा। और सिंस इतने दिनों बाद आप मुझसे मिले हैं, वैसे आप हमेशा मेरे शो में एज अ डिज़ाइनर पार्टिसिपेट करते रहे, अब आज मुझे एज अ टॉक शो होस्ट आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया। क्या कहना चाहेंगे मेरे टॉक शो के बारे में आप? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये मैं कहूंगा। सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू। करती रहें, क्यों ना करते रहे इंसान। आज लाइक आई सेड, एक चेंज, एक प्रोग्रेशन, आगे बढ़ने का, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। यू नो, देयर यू वर इन्वॉल्व इन फैशन, टुडे यू ऑन टीवी डूइंग अ टॉक शो। सो आई थिंक कि करती रहें जो आप, अगर इसमें आप यही इसमें खुश हैं, डू दिस। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल, कारमा जो है इंसान की, वो यही है कि इंसान आगे बढ़ता रहे और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करता रहे। ओके। बिल्कुल, और इसलिए आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लोगों को क्या कहते हैं, दिखा रही हैं। आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया, यू शोन पीपल दैट दिस दीपक कुरबानी, आई नो हिम, एंड दिस इज व्हाट द मैन इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप ये एक आवाज ही दिखाएं तो लोगों को अपनी आवाज, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा दीपक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि ज़िंदगी में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट। फेलियर्स भी आएंगी, लेकिन उन फेलियर से अगर आप गिर जाते हैं तो आपने घबराना नहीं है, और आपने फिर से मेहनत करनी है। और जैसा कि घबराना दीपक तो ने कभी कहा भी नहीं। और जैसा कि दीपक ने कहा कि नेमतें, अगर जब नेमतों का शुमार करें आप, तो खाली पैसा नेमत नहीं है। अच्छी सेहत, अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, अच्छा आपकी मेंटल हेल्थ, ये सारी नेमतों में शुमार होते हैं। तो देखते रहिए कॉफ़ी विद राहत एवरी सैटरडे ऑन टोरंटो 360 टीवी पर। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।